Hi guys, my name is Saurabh Sablok and I have secured AIR 124 in UPSC Civil Services Examination 2017 and I have done my engineering in industrial and production from Manipal Institute of Technology. Post that I had been working for some time in Hindustan Zinc Limited. Presently I am working as an Assistant Executive Officer in Rajya Sabha Secretariat, Parliament of India, and today I shall be sharing my detailed strategy and tips and tricks to clear this examination. So starting with the preparation for UPSC Civil Services, I feel it's not just an exam, it's an exam which will change your personality. ये सिर्फ आपको एक पोजीशन या एक सर्विस एलोकेट करने का रोल नहीं होता इस एग्जाम का. ओवरऑल एक पर्सन आप it's a new person altogether that you are created. You will feel that till now you were just probably a graduate or a postgraduate, but आपको real sense में अब educated feel होगा इस preparation के बाद. इस level के enlightenment this exam provides you, the intellectual pleasure जो आपको मिलेगा इस preparation से, that is immense. अब moving on कि इस एग्जाम की क्या डिमांड्स हैं और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं: हार्ड वर्क, योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स दैट यू आर रीडिंग, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक चीज जो कि कहते हैं स्मार्ट वर्क. आज का टाइम ऐसा है और एग्जाम का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से नहीं प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स को और मटेरियल सिर्फ कलेक्ट करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज आपकी ब्रेन की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड कितना आप रिटेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी का काफी यूज आता है. आप टू द पॉइंट चीजें पढ़ें एंड जितने लिमिटेड जितनी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की उसमें स्कॉलर ना बने, तो आई वुड एडवाइज दैट. सेकेंड थिंग इज टू स्टडी फ्रॉम द राइट सोर्सेज. देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, बट आप अपने जिन सोर्सेज में आप कंफर्टेबल हैं उनको चूज करें, स्टिक टू देम एंड जस्ट फॉलो देम. Also this exam requires an analytical bent of mind. थोड़ा सा डिफरेंट है ये कॉलेज एग्जामिनेशन से, एंड अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह से देखें, वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई फिक्स्ड मटेरियल नहीं है जिससे आपको फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आप आंसर कर देंगे. यूपीएससी विल टेस्ट योर एनालिटिकल एबिलिटीज. वो देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. आप ए पढ़ के जाएंगे, वो आपसे डी ई एफ जी एच पूछेंगे, तो कितना आप अप्लाई कर पाते हैं. मेरा ऐसा भी मानना है कि एग्जाम के दौरान आप जितनी एफर्ट लगाते हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. जब मेंस के 3 घंटे में इट्स दैट स्पिरिट कि आप कितना अचीव करना चाहते हैं, कि आप लास्ट मोमेंट तक लगे हुए हैं कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो. दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैं भी कर रहा था. इंटररिलेट और कनेक्ट करके पढ़ें चीजों को. किसी भी चीज को आइसोलेशन में मत पढ़ें जब भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट ऐसे होंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी आपको. तो अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो देखें कि आप उसको वर्ल्ड हिस्ट्री से कैसे रिलेट कर सकते हैं. ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको एनवायरमेंट इकोलॉजी से कैसे लिंक कर सकते हैं. तो चीजों को मल्टीपल डायमेंशन में लिंक करें और पढ़ें. जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आप चार्टर एक्ट ऑफ 1784 अगर देख रहे हैं तो आप देखिए उसका अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ क्या कनेक्शन था, अमेरिकन रेवोल्यूशन का फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट था. मतलब वो सारी चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी जनरेट होगा. मेरे हिसाब से इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, अगर आपको नहीं है तो एग्जाम क्लियर करना बहुत दिक्कत वाली बात है. अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका जैसा भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, आपका जैसा भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इट इज इमटेरियल. अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है. ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत चीजें हैं. मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट के बाद मैंने क्लियर करना और ना क्लियर करना मैं भूल ही चुका था. आई वॉज एंजॉइंग सो मच कि पॉलिटी पढ़ना, एनवायरनमेंट, स्पेशली इकोनॉमिक्स जो नए सब्जेक्ट हैं, जो चीजें अभी तक कभी पढ़ी नहीं लाइफ में, और अब इसको इतना अच्छे से जानने का मौका मिल रहा है. एंड यू स्टार्ट टू गेट टू नो कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है इन टुडेज टाइम्स. सो दैट इज आई फील वन पॉइंट जो बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट. नेक्स्ट आई वुड से दैट गिव योरसेल्फ सम टाइम ऑफ. बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर में मत डालें. इट्स एन एग्जाम जहां पे आपको नॉलेज के साथ अपना मेंटल स्ट्रेस लेवल्स भी बैलेंस करने हैं. बीच बीच में अपने आप को टाइम ऑफ दीजिए. मेक श्योर कि दिन में आप 1-2 घंटे निकाल रहे हैं टू परस्यू थिंग्स विच यू एंजॉय. इट कुड बी योर हॉबी, स्पीकिंग टू फ्रेंड्स, टेकिंग अ वॉक, जो भी चीजें हैं. फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूर उसमें रखें, बिकॉज
मेंटली आप इतना ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं कि यू नीड सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो. एक मेरा ऐसा मानना है कि इस एग्जाम में एक बेसिक प्रिपरेशन लेवल रिक्वायर्ड है, एक थ्रेशोल्ड जिसे मैं कहना चाहूंगा, उसे अचीव करने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है और कभी कभी नहीं भी लगता. सो वहां उस लेवल तक पहुंचने के बाद ही थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन फॉर यू. अब हर व्यक्ति सेम लेवल पे स्टार्ट नहीं करता है. कोई 0 से स्टार्ट करता है, कोई 30 से स्टार्ट करता है, कोई 60 से स्टार्ट करता है. तो इस चीज को आप देखें और परेशान ना हों. बी पेशेंट, हैव परसिवरेंस. अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब नहीं आपका भी होगा, या किसी को 5 इयर्स लग रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको भी उतने लगेंगे. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं. एक बार आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि यू विल स्टार्ट टू क्लियर एग्जाम्स. जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं आप धीरे धीरे सब के सब क्रैक करने लग जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो इतनी एनरिचिंग है और इतनी नॉलेज से आपको वो कराती है कि दैट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं आपको एक ओवरलैप पे मिलेंगे एंड आपको सक्सेस धीरे धीरे यूल अचीव इट. Now I would like to go into strategy specifically for prelims, mains and then interview. अगर prelims पे जाएं तो मेरा थोड़ा सा different approach था prelims और mains के लिए. What I did for prelims is prelims में मैं अपने sources maximize कर रहा था, क्योंकि मैं prelims में ज़्यादा knowledge gather करना चाह रहा था. mains में you consolidate stuff, क्योंकि वहाँ पे आपको याद करके reproduce करना है. prelims is a game of identification. The beauty of prelims lies is कि आंसर आपके सामने है 4 ऑप्शन में, लेकिन आप तब भी उसको नहीं पकड़ पाते. आपको उसे देख के सिर्फ सही आंसर को टिक करना है, इतना ही करना है आपको. तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ आप अगर ज्यादा नॉलेज रखें, जैसे अगर एक व्यक्ति ने एक चीज को एक ही किताब से पढ़ा है और उसको चाहे 10 बार भी पढ़ लिया है, लेकिन एक और व्यक्ति है जिन्होंने 2 या 3 जगह से उसके और एस्पेक्ट्स को भी कवर किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको प्रीलिम्स में एडवांटेज होगा, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्चुअल ज्यादा है. जिसके पास ज्यादा फैक्ट्स का कलेक्शन है he might tend to do better than a person जिनके पास नहीं है. Having said that, रिविजन बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि आप 10 किताबें पढ़ लिए और आपको उसमें से याद नहीं है, then it's a problem. जितने भी सोर्सेज रखें प्रीलिम में थोड़ा ज्यादा रखें, ऐसी मेरी एडवाइस होगी, क्योंकि मैंने ऐसा फॉलो किया था. एंड उसको रिवाइज भी जरूर करें एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, कि आपको वहां आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो द राइट ऑप्शन. सेकेंड थिंग इज रैंडमली मत पढ़िए. जैसे काफी एस्पिरेंट्स को मैं जानता हूं या जो मुझसे पूछते हैं, एक दिन हिस्ट्री स्टार्ट किया, बोर हो गए, फिर ज्योग्राफी पे चले गए, फिर वहां से पॉलिटी पे, तो आप कभी भी कंप्लीशन नहीं कर पा रहे एक भी सब्जेक्ट का. और इसीलिए आपको हमेशा लगता है कि हमारी जी प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड है एंड हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं. बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं. तो उसमें मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जितना भी आपके पास मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप खत्म कीजिए एंड देन राउंड्स ऑफ रिवीजन बनाइए. जो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि प्रीलिम्स के पहले 2 या 3 महीने में एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जितने मेरे पास सोर्सेज हैं, एंड उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस देता था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वो शेयर करूंगा आपके साथ कि अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं कि 10 डेज में मुझे ज्योग्राफी फिनिश करनी है, सो उसको इस तरीके से प्लान करें कि 8 दिन में आप ज्योग्राफी पढ़ लें और लास्ट के 2 दिन में उससे जो भी रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है या आपके पास जो भी पेपर्स हैं वो आप सॉल्व कर लें, ताकि आप कंप्लीटली टिक ऑफ कर दें उस सब्जेक्ट को कि अब ये कंप्लीट हो गया है एक राउंड. एंड सो दैट आप सारे सब्जेक्ट्स एक बार खत्म करें, फिर सेकेंड राउंड में आप दोबारा यही करें, आप उसको कम में कंसोलिडेट करके 15 दिन में इस बार खत्म करें एंड फिर दोबारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. तो बाय द टाइम आप थर्ड टाइम इस चीज को, इस एक्सरसाइज को करेंगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तब आपको लगेगा कि हाँ, मतलब अब चीजें कंट्रोल में हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आपको और कोई चीज कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती जितना आपको पढ़ाई कॉन्फिडेंस देगी. जितना आपको पढ़ के फील होगा कि हाँ आई कैन डू दिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिलेबस को कवर करें मैक्सिमम टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स. प्रीलिम्स के लिए एक चीज मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज. आप टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. आपको उतने टाइम में करना है, क्वेश्चंस बहुत रिपीट भी हो जाते हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. एटलीस्ट 2 अच्छी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज जो भी आपको पसंद है, विच यू फील आर डूइंग गुड, उसमें रफली 30 क्वेश्चन ईच होंगे, 30 पेपर्स ईच होंगे, विच विल बी रफली 5,000 to 6,000 क्वेश्चंस. उसको आप पढ़ें और अच्छे से एनालाइज करें, तो मैं आपको श्योर करता हूं कि प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है.
स्पेसिफिकली अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं, मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जो मैं पर्सनली करता था। जो भी आप क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं आप उसको लीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए 1.5 आवर्स में, नॉट 2 आवर्स। 1.5 घंटा मैं लगाता था, क्योंकि आप यहाँ OMR नहीं भर रहे हैं, अब यू आर जस्ट सॉल्विंग इट, अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो। उसके बाद एटलीस्ट 3 घंटा आपको लगना चाहिए टू एनालाइज द पेपर। उसमें आप उन क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे जो आपके ठीक हुए थे, और जो गलत हुए थे उनको तो आप करेंगे। सो नाउ टेक ए रजिस्टर और नोटबुक एंड उसमें आप टेस्ट की टाइटल लिखिए, यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, और आप अपनी लर्निंग्स लिखिए उस क्वेश्चन में क्या हुई टेस्ट सीरीज से, सोल्यूशंस को देख के, और रिसर्च करना चाहते हैं नेट पे और बुक से तो वो भी कीजिए एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। 5-6 पेज 7 पेज एक टेस्ट पेपर के आपके बन गए। इसी तरीके से आप सारी टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें और उनका जो भी लर्निंग्स हुआ उसको रजिस्टर में डॉक्यूमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को जो भी आपने सॉल्व किया था उसको उठा के फेंक दीजिए, बिकॉज उसका आप कोई रोल नहीं रहा। एंड मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि उस पेपर से रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लास्ट में नहीं इतना टाइम समेट पाएंगे कि इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा के ढूंढे कहाँ क्या आंसर था क्या नहीं था। नोट्स अगर आपने बनाए दैट इज क्रिस्प एंड कंसाइज, एंड ट्रस्ट मी ऐसा होगा आपके साथ कि वो सवाल दोबारा मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन या उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किया आपको याद नहीं होगा, आपको ये याद आएगा कि मैंने कहीं देखा था, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट। तो इसलिए मेरी एडवाइस होगी कि उसके नोट्स बनाएं एंड उसको रिवाइज करें। मैंने प्रीलिम्स के पहले 2 टेस्ट सीरीज पूरी सॉल्व की थी एंड मेरे लगभग 4 से 5 रजिस्टर्स बन गए थे उनके नोट्स बना, सोल्यूशंस सॉल्व करते हुए। एंड मैं लास्ट में सिर्फ वो 5 रजिस्टर्स एक वीक में रिवाइज करके गया था अच्छे से, एंड आई फील कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वहां से मुझे हेल्प हुए। उससे आपकी स्पीड में भी इफेक्ट आता है। आई कुड सॉल्व द एंटायर प्रीलिम्स पेपर इन ऑलमोस्ट 1 आवर विदाउट द OMR भर के अराउंड 1 आवर 15-20 मिनट्स में हो गया था। तो इट गेव मी द टाइम टू थिंक ओवर द क्वेश्चंस जो थोड़े डिफिकल्ट थे पेपर में, क्योंकि जो प्रिपेयर टेरिटरी थी वो तो अच्छे से हो गई थी। सो दैट इज वन थिंग। आई वोंट गो इनटू द सब्जेक्ट्स एंड रिसोर्सेज बिकॉज वो आप लोग वैसे ही जानते हैं एंड उसके लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल है। बट यही मैं कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में रिसोर्सेज को थोड़ा मैक्सिमाइज करिए, अपना एरिया ऑफ नॉलेज बढ़ाएं एंड मेंस में वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मेंस की स्ट्रैटेजी पे मैं एक बार आना चाहूंगा। मेंस में मेरा जो अप्रोच था वाज कि सोर्सेज को अब लिमिट कर दें एंड टॉपिक वाइज मैं हैंडआउट्स प्रिपेयर करता था। अगर कोई सैंपल चाहिए होगा तो मैं वो भी जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। एंड उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी दैट जनरल स्टडीज तो आपने प्रीलिम में कवर कर लिया है, जितना कॉमन हो गया है उसको आप दोबारा प्रिपेयर ना करें, वो आप उसी के साथ स्टिक करें, मॉडर्न इंडिया वगैरह जो भी आपने रिसोर्सेज पढ़े हैं जिस भी बुक से। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक्स जो प्रीलिम के साथ कॉमन नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे GS पेपर 1 में विमेन इश्यूज है, सेक्युलरिज्म, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं। GS पेपर 2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो भी ये टॉपिक्स आ रहे हैं इन सब के ऊपर एक 3 से 4 पेज का एक हैंडआउट बना लीजिए। बिकॉज क्या होगा, आपको लगेगा ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं और मैं इन पे आंसर कर लेता हूं या कर लेती हूं, और ये जरूर आएंगे। और कुछ आए ना आए, जो सिलेबस में मेंशन्ड है इन पे कोई ना कोई टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप नोटिस करें ये ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे होते हैं हर साल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके पास 4-5 पेज का कंटेंट बना हुआ है तो आप उसको किसी भी तरीके से उस आंसर में यूज कर सकते हैं। इस साल का मैं GS3 का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आई यूज्ड टू फील कि इकोनॉमिक्स में आई डू वेल एंड इकोनॉमिक्स का पेपर इस बार उतना आसान नहीं था GS3 में, इकोनॉमी पोर्शन स्पेसिफिकली। बट बाकी अगर किसी ने सिक्योरिटी, डिजास्टर, साइंस एंड टेक अच्छे से प्रिपेयर किया, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए थे एंड आप उसमें बहुत अच्छे से आंसर कर सकते थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ भी एक मेंटल प्रीसेट मतलब ऐसा बना के ना जाए कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया मैं इसको टारगेट करूंगा। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया UPSC कभी भी धो सकता है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड दैट इज समवेयर कि आप पूरा सिलेबस कवर करके जाएं, किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए और आप उसे मिस ना करें। बिकॉज अगर एक आसान क्वेश्चन आ गया और आपने उसे मिस किया क्योंकि आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, वहां बैठे ऐसे कितने हजारों लोग हैं जो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर रहे होंगे और वो 15 में से 10-11 मार्क्स ले रहे हैं, जहां आपको 1 या 2 भी नहीं मिल रहे हैं। सो वो जो गैप क्रिएट हो जाएगा वो फिल करना आगे इंटरव्यू में बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आप गैप मेंस में क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज मेंस की प्रिपरेशन को अच्छे से फोकस करें। जैसे एक हैंडआउट्स की मैं बात कर रहा था, जो भी प्रेजेंट इश्यूज उस टाइम चल रहे हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। हमारे टाइम राइट टू प्राइवेसी, ट्रिपल तलाक, ये सब चल रहा था।
तो जितने सोर्सेस से पढ़ के मैंने उसका 4-5 पेज का एक हैंडआउट तैयार कर लिया. अब राइट टू प्राइवेसी पे कुछ भी आ जाए तो दैट इज माई रिसोर्स टू लुक एट फॉर एसे, फॉर जीएस, एनीथिंग. उसमें अच्छा कंटेंट है, व्यूज हैं, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी. आपका यही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा. आप टेस्ट तो जरूर दे रहे हैं, बट जो आप नोट्स बना रहे हैं हैंडआउट में, उसमें भी कोशिश करिए एक आंसर के फॉर्म में हो, उसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, कंटेंट हो और लास्ट में कंक्लूजन भी हो, ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके नोट से ही होती रहेगी. इसके अलावा मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा GS4 और एसए के पेपर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं. एथिक्स में मेरा ऐसा मानना है कि इट्स नॉट अ गेम ऑफ कॉमन सेंस. बहुत लोग ये कहते हैं कि जी एथिक्स तो कॉमन सेंस है, उसमें क्या पढ़ाई की जरूरत है. बट अगर आप इस एग्जाम में एथिक्स पे फोकस करते हैं, आप उसे प्रिपेयर करके जाते हैं, ट्रस्ट मी यू विल डू मच बेटर देन द रेस्ट. इसके लिए आई वुड एडवाइस कि सिलेबस में जितने वर्ड्स दिए हैं आप एक एक के ऊपर सर्च करें, बुक से ढूंढें, लेक्सिकॉन, जो भी आपको बुक पसंद आए आप उस पर फोकस करें एंड उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स निकालें. यू डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ड्स लाइक एम्पैथी, कंपैशन, इन सब में क्या फाइन लाइन है, क्या डिफरेंस है सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन. You should have a fine understanding and prepare examples on each one of them. Like conflict of interest एक टॉपिक था जो मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने उस पर एग्जाम्पल भी प्रिपेयर करके गया था. तो उसमें मेरा वो एफर्ट बच गया एग्जाम में सोचने का, और शायद मैं उस वक्त सोच के उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं पुट अप कर पाता जितना मैंने प्रिपेयर किया था, और मैं वो उस वक्त कर पाया. इसलिए मैं बहुत ऐसे कम लोग जानता हूँ जिनका एथिक्स का पेपर फिनिश हुआ. मेरा एथिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ था बिकॉज एक सेंस ऑफ प्रिपरेशन पहले से थी. काफी जगह एग्जाम्पल्स प्रिपेयर्ड थे, केस स्टडी का पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड था. वो सारी चीजें अगर आप करके जाएंगे तो इट विल बी नो मोर गेस वर्क फॉर यू इन द पेपर. एंड एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करिए, जैसे मैंने पहले से बोला है. लाइव एग्जाम्पल्स, आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से लाइफ से कोई चीज आप बताना चाहें, को रिलेट करना चाहें, तो वो सोच के जाइए, वो एग्जाम मोमेंट पे नहीं होगा. एसए के पेपर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आप 80-90 से लेके 160 तक स्कोर कर सकते हैं. तो द मार्जिन एंड द ब्रैकेट इज ह्यूज जो आपको पेपर ऑफर करता है. इसमें आई वुड से कि आप टॉपिक सिलेक्शन अच्छे से करें. अगर आपकी किसी टॉपिक पे ग्रिप है, जैसे ऑप्शनल का टॉपिक है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ऑप्शनल का टॉपिक नहीं लिखना चाहिए, आप फ्लो कर जाएंगे और आप ये हो जाएगा. बट मेरी ऐसे एडवाइस है कि अगर आपका ऑप्शनल का टॉपिक है तो आपको डेफिनेटली उस पर ज्यादा नॉलेज है, आप जरूर उसे पिक करिए, थोड़ा जनरलिस्ट वे में समझाएं, बट जहां जहां टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही हैं उन्हें भी लिखें. तो एग्जामिनर विल नो कि आपका कितना अच्छा ग्रिप है उस सब्जेक्ट के ऊपर. एंड सेकेंडली आई वुड वॉन्ट यू टू एनरिच योर कॉन्टेंट. इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है एंड दैट इज टू प्रिपेयर थीम्स. ऐसे के पेपर को एक अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टन चीज मत रखिए, इसको बहुत ही प्रिपेयर्ड एरिया में आप ले जा सकते हैं. और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसा एग्जाम है जो आपको पता है कि आप अगले दिन अच्छा लिखने वाले हैं. वो ऐसे कि आप थीम्स प्रिपेयर करिए बेसिक. जैसे आप एक हैंडआउट तैयार कर लें 10 पेज के एजुकेशन के ऊपर, एक हेल्थ के ऊपर, एक सोसाइटी के ऊपर, एक विमेन के ऊपर, ऐसे 5-6 जो भी थीम्स करंट में आपको लग रहे हैं आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए. थीम बनाने का तरीका यह है कि फर्स्ट पेज पे आप उसके कोटेशंस लिखिए बढ़िया. सेकेंड थर्ड पेज में आप अंदर जो भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं आपको उसके ऊपर जो भी नया डेटा है, कुछ स्ट्राइकिंग फैक्ट्स हैं वो लिखें. फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स आप तैयार कर सकते हैं मल्टीपल व्यू पॉइंट स्कॉलर्स के. सो इसका ये एडवांटेज है कि व्हेन कोई भी ऐसे मानिए एजुकेशन के ऊपर आ गया इन एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, एंड उसमें आपने अपना कंटेंट पहले से प्रिपेयर किया हुआ है एंड आप उसको तोड़ मड़ोड़ के मैन्यूवर करके उस एस्से की डिमांड को फुलफिल कर देते हैं. तो जो भी था, जैसे आपने एजुकेशन का एक ब्रॉड थीम तैयार किया एंड टॉपिक आ रहा है द क्लासरूम्स ऑफ टुडे आर व्हाटएवर ऑफ टुमारो, जो भी चीज है, एंड इट इज बेसिकली आस्किंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, नथिंग एल्स. आपके कोट्स तैयार हैं, आपका डेटा तैयार है, आपकी बॉडी मोर और लेस तैयार है, उसको थोड़ा बड़ा चेंज करना है. इससे आपको स्पीड मिलेगी एग्जाम में, आप अपना इससे टाइमली खत्म कर पाएंगे. आपका कंटेंट विल बी मच सुपीरियर टू अ पर्सन जो वहां बैठ के सोच रहा है, चीजें कलेक्ट कर रहा है कि और क्या पढ़ा था और क्या पढ़ा था, बिकॉज आपके पास ये ऑलरेडी ब्रेन में कंपाइल्ड हैं चीजें. तो ये जरूर करें एंड प्रैक्टिस बहुत करें एस्से को. जब मैं प्रैक्टिस कह रहा हूं इसका मतलब नहीं है कि आपको 10, 15, 20 एस्से लिखने हैं. 5-6 एस्से पूरे लिखें, किसी से इवैल्यूएट कराएं, उसके बाद हर 2-3 दिन में या वीकेंड पे 2-3 टॉपिक्स पकड़ें, उसको सिर्फ ब्रेक करें कि इस एस्से में क्या क्या लिखा जा सकता है, क्या क्या बॉडी में पॉइंट्स होंगे, क्या क्या डायमेंशंस होंगी. 2-3 पेज का एक रफ वर्क क्रिएट कीजिए जिसको आप फाइनली 15 पेज का एक एस्से में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड इफ वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज तो आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें. आप मल्टीपल टॉपिक्स उठाएं प्रीवियस ईयर्स के एंड आप उसको ब्रेक करें, आप उसको डिवाइड करें कि कितनी डायमेंशंस बन सकती हैं, क्या क्या इसमें लिखा जा सकता है. जस्ट डू द रफ वर्क
and then you'll be able to convert it into a full-fledged essay. तो ये एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे इसके अंदर. मेन स्ट्रैटेजी मैंने मोर और लेस शेयर कर दी है. अब सिंस प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है तो मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपको देना चाहूंगा प्रीलिम्स के लिए. टाइम बहुत कम बचा है तो आई वांट यू टू फोकस. आप थोड़ा सा डिवाइड कर दें कि कौन से हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं और कौन से लो यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं. कुछ एरिया जैसे पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन पे इस टाइम पे ज्यादा फोकस करें. मे बी आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक जो आपके थोड़े वीक हों या जिनमें थोड़ा क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी कम है, उसे स्किप ना करें, उसे भी प्रिपेयर करें, बट वहां आप अभी थोड़ा सा अपनी अटेंशन कम कर सकते हैं. सेकेंडली आई वुड एडवाइस कि इस टाइम पे आप अच्छे से 8 आवर्स ऑफ स्लीप लें. अपना स्ट्रेस रिलीफ करें जिस भी वे में आप कर सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे आप स्ट्रेस लेवल्स हाई ना रखें. नेक्स्ट थिंग आई वांट कि आप डाइट पे फोकस करें, हेल्दी डाइट लें एंड प्लीज डू नॉट स्किप एनी ऑफ योर मील्स. नाउ द लास्ट मिनट टिप्स इज प्लीज मेक श्योर कि आप 2 ब्लैक बॉल पेन और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको जरूर कैरी कर रहे हैं. अपना एडमिट कार्ड आपने पहले से तैयार रखा है. कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर. कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं. काफी बार गर्मी होगी, फैन भी नहीं होगा, जो भी चीज होगी. एक राइटिंग बोर्ड जरूर कैरी करिए बिकॉज स्कूल्स किस टाइप के हैं वहां पे बोर्ड आई मीन टेबल्स कंफर्टेबल हो ना हो, जो भी चीज है प्लीज कैरी दैट. एंड प्लीज कैरी अ वॉच. मैंने बहुत लोगों को एग्जाम में देखा है जिनको टाइम का पता नहीं होता, रेफ्रिजरेटर और आगे पीछे से आपको पता करना पड़ता है. सो डू दैट. एंड सम टिप्स आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर द डे ऑफ द एग्जाम. ये दिन लगता है आएगा नहीं, बट ये आ जाता है. एंड जब ये आता है तो फिर स्ट्रेस बहुत हो जाता है. एंड तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज एक स्टेज ऑफ द एग्जाम. इसको आपको जस्ट पार करना है एंड मेंस इज योर रियल बैटल. ये एक हर्डल है जो बहुत आराम से क्रॉस हो जाएगी क्योंकि आपने हार्डवर्क जरूर किया है. जस्ट कीप इन माइंड कि आप अपना रोल नंबर ध्यान से भरें पेपर में, बिकॉज ऐसे ब्लंडर्स फिर मुश्किल हो जाता है अगर ये सब गलत हो जाए. सेट जरूर आप सही से भरें. जो भी आपका सेट है उसमें ध्यान रखें कि इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर और OMR मिलते ही ना भर दें. 5-1 मिनट का गैप रखें. काफी बार इन्विजिलेटर ने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है तो वो दोबारा उसकी सीक्वेंसिंग ठीक करते हैं. बट पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपना सेट भरेंगे और लास्ट में सबमिट करने से पहले चेक करेंगे कि ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है. इस टाइम पे काफी लोग पूछते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग क्या करना चाहिए. तो आई वुड एडवाइस कि आप अभी स्लाइटली कम कर सकते हैं न्यूज़पेपर अपना. सिर्फ हेडलाइंस और इंपॉर्टेंट न्यूज देखें. अभी न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज्यादा फोकस ना करें. उन्हें कलेक्ट कर लें. आप इसे प्रीलिम्स के बाद लास्ट 15-20 डेज का पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेरा जो पर्सनल स्ट्रैटेजी था आई वुड से इज अटेम्प्ट मोर. आप बहुत कम मत अटेम्प्ट करिए. अगर आप ये सोच के बैठे कि मैं 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट. आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, 60-65 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. यू कैन नॉट गेट राइट मोर देन 55-56. आप 8-10 क्वेश्चन गलत करेंगे बिकॉज दैट इज हाउ यूपीएससी का सिस्टम वर्क्स. 110 आपने उसमें स्कोर कर लिया प्लस नेगेटिव होगी तो आपका स्कोर 100 के करीब पहुंच जाएगा. सो कोई प्रीसेट ऐसे मतलब कोई प्री कंसीव नोशन मत लेके जाइए कि 100 ही करने या 90 ही करने. डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर का आप देखिए, बट ट्राई हिटिंग एटलीस्ट 80. क्योंकि 80 करेंगे उसमें 65 सही करेंगे तो नेगेटिव हटा के यू विल बी समवेयर 120 प्लस. तो वो जरूर करें. एक छोटा सा जो मैंने टेस्ट सीरीज में ऑब्जर्व किया कि जितने आपको आते हैं वो तो 50-55 आप सही करेंगे. जिनमें आप 2 में कंफ्यूज हैं उनको जरूर चांस लीजिए. क्योंकि जब 2 में आप कंफ्यूज हैं और आप चांस नहीं ले रहे तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उस पर ले रहे हैं चांस और वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करेंगे. बट मेक इट अ पॉइंट, अगर आप 2 वाले 10 क्वेश्चन है मानिए जिनमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, सारे 10 को अटेम्प्ट कीजिए अगर आप 1 को भी कर रहे हैं. क्योंकि आप 2 या 3 को अटेम्प्ट करेंगे और 5-6 को छोड़ देंगे तो ऐसा हो सकता है उसमें से गलत हो जाए और उनमें से जो आप सोच रहे थे वो सही हो जाए. तो ये एकदम वो स्ट्रैटेजी खराब है. द करेक्ट स्ट्रैटेजी वुड बी टू अटेम्प्ट ऑल दोस 10 क्वेश्चंस. और डेफिनेटली आपका हो सकता है 2-3 सही हो और बाकी 7 गलत हो, तब भी आप प्लस 1-2 पॉजिटिव में ही रहेंगे. जो 1-2 नंबर की भी आपको एज मिल जाएगी वहां से, वो प्रीलिम में बहुत मैटर करती है और आपका मेंस का चांस डिसाइड करेगी. अगर आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है और आप 3 में कंफ्यूज हैं, मैं तो उसमें भी रिस्क ले लेता था बेस्ड ऑन मतलब थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क. ये कैलकुलेटेड रिस्क की एबिलिटी आपको बहुत टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद मिलेगी क्योंकि आप एक सेंस डेवलप कर लेते हैं कि ये हो सकता है आंसर कि नहीं हो सकता. तो वो दैट इज समथिंग जो आपको डिसाइड करना है. देन वन मोर थिंग आई वुड से इज
कॉमन सेंस पे जरूर फोकस करें. बहुत सारे सवाल बिना प्रिपरेशन के भी निकल जाते हैं. ये मत सोचिए टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, इसको कैसे अटेम्प्ट करें. थिंक, थोड़ा सोचिए, आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो बिल्कुल वायबल ही नहीं है. और अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करिए एंड यू विल डेफिनेटली डू वेल इन दोस क्वेश्चंस आल्सो. ये भी चीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल सुना भी नहीं है, उनके साथ प्लीज रिस्क मत लीजिए. उन्हें बिल्कुल आप स्किप करें. ये मेरी एडवाइस होगी आपसे. एंड OMR फिल टाइमली कीजिए. अगर आप बाद में भरते हैं, मैं लास्ट के हाफ एन आवर में भरता था, तो प्लीज 1.5 आवर्स बाद जितना हुआ उसको छोड़ दें और आधे घंटे में टाइमली उसको भरें. OMR मिस हो गया तो बहुत इश्यू है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको प्रीलिम्स टिप देना चाहूंगा इज GS पेपर के बाद जो आपको 3 घंटे का ब्रेक मिलता है उसको यूटिलाइज करें. CSAT के फॉर्मूले जो भी चीजें हैं उसको चेक करिए, उसमें रिफ्रेशमेंट्स लीजिए एंड डोंट गेट टू रिलैक्स्ड. अभी गेम खत्म नहीं हुई है. CSAT का पेपर क्लियर करना उतना ही जरूरी है, उसके बगैर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते. तो पेपर 2 में जब आप आए तो इस माइंडसेट के साथ मत जाइए कि 66 मार्क्स लाने हैं, 33%. आप अपना बेस्ट दीजिए वहां पे. पूरे 2 घंटे जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, 150 160 जितना आप हाई स्कोर कर सकते हैं वो करें. बिकॉज पता नहीं होता कि कब क्या चीज गलत हो जाती है. तो रिलैक्स मत होइए. इवन पेपर 1 में अगर आपको लगे, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ 60 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद वॉशरूम चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, वो चीज मत करिए. द गेम इज नॉट ओवर जब तक आप फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करते हैं. तो उस चीज को याद रखें. एंड CSAT पे भी इक्वली फोकस करें. CSAT में एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो इजीली इंग्लिश पे स्विच करें. किसी एक एरिया में स्टक ना रहें, क्योंकि आपको 66 लाने हैं किसी भी हालत में. इंग्लिश आप कंफर्टेबल हो रहे हैं उसको सॉल्व करें. अगर वहां टफ लग रहा है तो फिर वापस मैथ्स पे आ जाइए. बट जो दोनों में कंफर्टेबल है उस पर मेरे लिए आपको एक एडवाइस होगी कि पहले क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चंस करें, क्योंकि इससे इजीली आपको श्योरिटी है कि इतना तो कवर हो गया. एक बार आपने 20-25 क्वेश्चन वहां के कवर कर लिए हैं, देन यू डोंट नीड टू वरी. फिर आप कहीं से भी जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं सवाल पहले वो करें. बट फर्स्ट मेक श्योर 25-30 क्वेश्चंस आप एकदम हिट कर रहे हैं इन द फर्स्ट 1 आवर. वो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए फॉर CSAT. सो आई थिंक that's it. I wish you all the best for the coming prelims examination and I hope आप इसमें बहुत अच्छा करें. So all the very best. Thank you.